हेलो दोस्तों, आज हम अपनी पुरातात्विक सभ्यता के बारे में जो सीरीज हम शुरू कर रहे थे उस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें हम आज अगली आई हुई या पुरानी एग्जाम जिसे वन रक्षक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिक और आरपीजी सेकंड ग्रेड और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम उन्हीं पुरातात्विक सांस्कृतिक खोजों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो चलो हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ा और हम पढ़ेंगे सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, इस सेशन को आगे अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी सीरीज को शुरू कर रहे हैं। मध्यमिका नगरी। और अब हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्रसान गिरी, यानी कि 1934 में जो ताम्रसान गिरी की प्राप्ति का स्थल है वह परबतसर तहसील का गांव है। उस गांव का क्या नाम है? तो पहला है किनसरिया, दूसरा है कुराड़ा, तीसरा है कीतलसर और चौथा है कालखेड़ा। तो वह स्थान कुराड़ा है, यानी कुराड़ा जहाँ पर सिक्के छापने के टकसोल भी स्थित है और यह राज्य पुनर्गठन से पूर्व, यानी कि हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पूर्ण हुआ था, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। उससे पहले नागौर के कुराड़ा गांव में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1934 में उत्खनन किया गया, जहां पर ताम्रसान गिरी की अनेक वस्तुएं मिली है। अगला क्वेश्चन, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? यानी माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? पहला नागौर, दूसरा जोधपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ जिले में मध्यमिका नगरी है और यह 13 किलोमीटर दूर है चित्तौड़गढ़ से। और यहाँ पर बौद्ध वैष्णव मूर्तियों के प्रसिद्ध एवं गुप्तकालीन कला के अवशेष भी मिले हैं, जिनका 1934 या 1904 में डॉक्टर भंडारकर तथा कालांतर में 1962 में केंद्रीय पुरातात्विक विभाग द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी वैष्णव मूर्ति भागवत के भी अवशेष मिले हैं। यानी सबसे पहले भागवत का प्रमाण मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? यानी कि बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो बालाथल सभ्यता उदयपुर में स्थित है। यह उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील में स्थित है और यहाँ ताम्रपाषाणकालीन युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 1993 में BN मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन किया गया है और इस क्षेत्र में ओखली मिली है, कर्णफूल मिला है, हार मिला है, मरण मूर्तियाँ व तांबे के अनेक आभूषण मिले हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है, यानी जैसा कि दुर्ग के अनुसार बना हुआ है। और यहाँ सबसे प्रसिद्ध यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 कमरों वाला विशाल भवन की अवशेष भी यहाँ मिला है।
और ये बालातल सभ्यता 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल भी मिला है, जिसे भारत में सबसे पहले कुष्ठ रोग का पुरातन प्रमाण माना जाता है। और योगी में मुद्रा में समाधान यानी योग रूप में मुद्रा के समाधान प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, 11 कमरों वाला राजस्थान के किस स्थल से मिला है? 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता में मिला है? तो ये मिला है बालाथल में। निम्नलिखित में से किस ने बालाथल उत्खनन किया है? यानी किसने बालाथल का उत्खनन किया है? तो पहला एस.आर. राव ने, बी.बी. लाल ने, के.एन. पुरी ने, वी.एन. मिश्र ने। तो वी.एन. मिश्र ने 1993 नेतृत्व में उत्खनन किया है। यह उदयपुर में स्थित है और यहाँ पर 11 कमरों के विशाल भवन मिला है और कर्णफूल, हार, मरण मूर्तियाँ, दुर्गनुमा भवन भी मिला है और ये बालाथल वल्लभ नगर तहसील के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है? तो पहला तिलवाड़ा, दूसरा बुड्ढा पुष्कर, तीसरा बालाथल, चौथा बागो। तो प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणी काल से, यानी कि ऐसा प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्रपाषाणी काल से भी संबंधित है, तो वह बालाथल। अगला क्वेश्चन दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए? यानी कि दुर्गीकरण के अवशेष किस ताम्रपाषाण पुरापाषाणी कालीन युग से प्राप्त हुए हैं? तो ये आहड़ सभ्यता से, बालाथल से, गणेश्वर से, गिलुंड से। तो ऑप्शन 2 बालाथल से दुर्गीकरण के पुरावशेष यानी फोर्टिफिकेशन के पुरावशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? यानी कालीबंगा फर्स्ट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो पहला बालाथल, दूसरा बेराट, तीसरा आहड़, चौथा सोती। तो सोती को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है और जिसे कालीबंगा का उत्खनन कार्य अमलानंद घोष ने किया था, उसी प्रकार सोती सभ्यता जो गंगानगर में स्थित है, इसका भी उत्खनन कार्य अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो पहला ऑप्शन सीकर, दूसरा नागौर, तीसरा अलवर, चौथा भीलवाड़ा। तो बागोर, यह सभ्यता भीलवाड़ा जिले में 25 किलोमीटर दूर बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज या ये किसके नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया? तो इसका भी वीरेंद्र नाथ यानी वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में किया गया, लेकिन इसका 1967 में किया गया, जबकि बालाथल का वी.एन. मिश्र के द्वारा 1993 में किया गया। और इससे भीलवाड़ा सभ्यता जो बेराट नदी के किनारे स्थित है बागोर, यहाँ पर बैल बागोर मतलब कसी से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और ये मध्य पाषाणी कालीन युग से संबंधित है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बागोर जो भीलवाड़ा जिले की डैश नदी के कांठे पर स्थित है, यानी कांठे मतलब किनारे पर, यानी बागोर भीलवाड़ा में स्थित है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा में, गणेशवर में, आहड़ में, बागोर। तो राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और ये बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से मिले हैं। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। तो वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, जबकि नगर टोंक को मालवकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा सिक्के मिले हैं। और तिलवाड़ा बाड़मेर जो लूनी नदी के किनारे, यह पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जबकि नगरी चित्तौड़गढ़ में भागवत वैष्णव संप्रदाय संबंधित अवशेष मिले हैं और ये नगरी चित्तौड़गढ़ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि रेड सभ्यता जो कि टाटा नगर नाम है इसका पुराना, वो ये निवाय के समीप स्थित है। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां मिली है और इनका भी उत्खनन 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा 1938 और 40 ईस्वी में यानी एक साल बाद केदारनाथपुरी के नेतृत्व में यानी KN पुरी के नेतृत्व में उत्खनन किया है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक सभ्यता या स्थल के अनुसंधान करता है? तो आहड़ का, रंगमहल हनुमानगढ़ का, रेड टोंक का और नगरी चित्तौड़गढ़ का। तो रेड टोंक का केदारनाथपुरी अनुसंधान करता है यानी खोज करता है या नेतृत्व करता है। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ? सुनारी से, रेड से, रंगमहल से, बरौर से। तो सुनारी झुंझुनू में है, रेड टोंक में है, रंगमहल हनुमानगढ़ में है, जबकि बरौर कहाँ स्थित है? ये गंगानगर में स्थित है। तो रेड से अपोलोडोट्स के सिक्के मिले हैं और ये संख्या में 3075 मिले हैं। जो आहत मुद्रा या फिर पंचमार्क सिक्के भी पाए गए हैं। जब यह रेड से प्राप्त सिक्के कम से कम 300 तो मालव जनपद के सिक्के मिले हैं और 14 मित्र सिक्के मिले हैं, जिनसे उनका आना जाना यानी मित्र के रूप में जो भेंट दी जाती है उनके रूप में मिले हैं। और यहाँ रेड के उत्खनन में यवन सिक्के भी मिले हैं, जिसे यूनानी शासक अपोलोडोट्स का एक खंडित सिक्का मिला है। अगला क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते? यानी कि मालव नगर किस पुरातात्विक स्थल को कहते थे? तो नगर टोंक, नलियासर, सांबर और सुनारी झुंझुनू और रेड टोंक। तो मालव नगर नगर टोंक को कहते हैं, जबकि भारत का टाटा नगर रेड टोंक को कहते हैं, जबकि नलियासर सांबर में स्थित है और सुनारी झुंझुनू में स्थित है। यह लोह युगीन संस्कृति है। नगर सभ्यता उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था। टोंक के पास नगर फोर्ट के दूर तक फैले टीलों के मैदान के नीचे 20-25 फीट नीचे से शहर की खोज करीब 150 साल पहले अंग्रेज पुरातात्विक ACL कलाइल जो राजस्थान के पुरातात्विक कर्ता के
रूप में सबसे पहले कार्य किया था। यहाँ 2200 साल पहले ऐसा नगर था जिसमें हजारों लोग रहते थे। ये संभवतः तत्कालिक मालव राजधानी थी। इस सभ्यता का स्थल पहले का नाम करकोट या करकोटा नगर था। कलाइली को यहाँ से ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिन पर नागवाहा महाजया और नागवाहा जया लिखा था। इसलिए इस शहर का नाम नागवाड़ा से अपभ्रंश होते हुए नगर हो गया है। यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्राएं एवं मालव सिक्के मिले हैं। इस सभ्यता का उत्खनन एन के पुरी के नेतृत्व में किया गया। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, टोंक में, जयपुर में। यानी नगर कहाँ स्थित है? तो टोंक में नगर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता के मिलान कीजिए। यानी कि लोह युगीन सभ्यता कहाँ स्थित है? बेणेश्वर डूंगरपुर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, पूगल बीकानेर में। तो इन तीनों में लोह युगीन सभ्यता नहीं है। भीनमाल जालोर में, पलाना जालोर, मलाह भरतपुर यहाँ भी नहीं है। लेकिन सुनारी भरतपुर और जोधपुर या जयपुर और सुनारी झुंझुनू यहाँ पर लोह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर लोहे के सामान बनाने के भी अवशेष मिले हैं। लोह युगीन सभ्यता के प्रमुख स्थल नौह, भरतपुर और जी विराटनगर जिसे बेराट और जोधपुरिया जो सांबर नदी या जयपुर में स्थित है, और सुनारी झुंझुनू में, और रेड नगर नैनवा टोंक में भी लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और भीनमाल जालौर में मिले हैं लेकिन कम मिले, जबकि नगरी चित्तौड़गढ़ और चक चौरासी और तरखान वाला गंगानगर में भी लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो बागोर भीलवाड़ा में, जबकि नाडोल पाली में, या फिर और जगह स्थित है पाली में स्थित है। तो बागोर भीलवाड़ा में और नाडोल पाली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, युआनचांग द्वारा उल्लेखित पीलो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? बेराट, भीनमाल की, जालौर की और पालोर। तो युआनचांग द्वारा पीलो मोलो के रूप में भीनमाल जालौर की पहचान की गई है, जबकि पोलियो तोलो बेराट की पहचान की गई। तो ये युआनचांग हर्षवर्धन के समय भीनमाल में खगोल विद्या यानी ब्रह्मगुप्त व कवि माँ की जन्मस्थली भी है। और इस स्थान पर चीनी यात्री हवेनसांग या युआनचांग आया था। हवेनसांग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ शियुकी में किया। इसमें उसने गुर्जर राज्य को कुचिलो यानी गुर्जर को कुचिलो तथा इनकी राजधानी भीनमाल का नाम पीलोमोलो लिखा है, जबकि बेराट का पोलियोतोलो लिखा है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वह है फाहियान संगयून हेनसांग इत्सनी। तो चीनी यात्री जिन्हें भीनमाल की यात्रा की थी वह हेनसांग है। किसके समय हेनसांग राजस्थान आया था? तो राजा भारमल के समय, राजा कुंभा के द्वारा या राणा कुंभा के द्वारा, कुंभा के समय, और राणा सांगा के समय, हर्षवर्धन के समय। तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय राजस्थान आया था। ये जालौर,
के भीनमाल शहर में आया था। कौन सी नगरी महाकवि माँ की नगरी के तौर पर जानी जाती? तो भीनमाल, सिरोही, आबू और रणकपुर। तो जालौर में भीनमाल महाकवि माँ की नगरी के तौर पर जानी जाती है। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो झुंझुनू से, चूरू से, बीकानेर से, सीकर से। तो सुनारी सभ्यता के अवशेष झुंझुनू से प्राप्त हुए। यहाँ लोह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जबकि बीकानेर में सोती सभ्यता जिसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी, जबकि सीकर में गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ताम्र युगीन सिक्के मिले हैं और इसे ताम्र जननी भी कहा जाता है। सुनारी, इसमें लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर लोह युगीन प्राचीन लोहे से बनी वस्तुएं की पट्टियां भी मिली है। निम्नलिखित में से किस स्थान से जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? आबाहनेरी, किराड़ू, नोह और बेराट। तो नोह से जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है और ये नोह सभ्यता भरतपुर जिले में स्थित नोह गांव में 1963-64 में श्री रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में खुदाई हुई है, जिसे आरसी अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। और ये आरसी अग्रवाल आर्य सभ्यता का भी उत्खनन किया था और यह नोह में लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से परस्तर की विशाल यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिकने पत्थर कुछ टुकड़े प्राप्त हुई है, जिन्हें हमें मौर्यकालीन पोलिस की जानकारी मिलती है। और यहाँ की खुदाई से एक स्थान से 16 रिंगवेल मिले हैं। अगला क्वेश्चन, साबी यानी कि साबी नदी। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? यानी कि साबी नदी पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा है? तो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि साबी नदी किस जिले में स्थित है। तो साबी नदी जयपुर जिले में बेराट की पहाड़ियाँ, तो बेराट की पहाड़ियाँ से तो बाणगंगा नदी निकलती है, जबकि सेवर की पहाड़ियाँ से साबी नदी निकलती है। तो साबी नदी जोधपुरा सभ्यता साबी नदी किनारे बसी हुई है, जो जयपुर में स्थित है। और यह कोटपुर तहसील के ग्राम जोधपुरा के प्राचीनतम टीले की खुदाई 1972-73 में राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा CRC अग्रवाल और C विजय कुमार के निर्देशन में करवाई गई है। यह एक ताम्रयुगीन प्राचीन सभ्यता स्थल है। यहाँ मकान की छतों पर टाइल्स का प्रयोग एवं छप्पर छाने का रिवाज था। इस संस्कृति के मानव ने घोड़े का उपयोग रथ के खींचने में करना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन, रंगमहल जो 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो KN पुरी के, RC अग्रवाल के, हन्ना रीड के और VN मिश्र के। तो रंगमहल सभ्यता जो 1952 में हनुमानगढ़ में हन्ना रीड पुरातात्विक के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया। इसका 1952-54 में स्वीडिश दल द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ पर खुदाई मिट्टी के बर्तन व आभूषण, पूजा के बर्तन व 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? कर्णपुरा, कालीबंगा, बिंजोर और आहड़। यानी कि राजस्थान की ये सभी पुरातात्विक सभ्यता है और इसमें से किसी सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं माना जाता है, तो वह ऑप्शन हो जाएगा बिंजोर। यानी बिंजर को सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं माना जाता है, जबकि आहड़ को माना जाता है, कर्णपुरा को माना जाता है और कालीबंगा को माना जाता है। यानी कि कर्णपुरा, कालीबंगा ये दोनों सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जबकि आहड़ उदयपुर में स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले में से सही सुमेलित नहीं है? यानी कालीबंगा हनुमानगढ़ में सही है, जबकि बागोर, भीलवाड़ा ये भी सही है, कोठारी नदी किनारे स्थित है, जबकि कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है, गणेश्वर कांतली नदी किनारे सीकर में स्थित है, जबकि बेराट गंगा नदी के किनारे कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। जैसे ऑप्शन में उदयपुर, तो ये सुमेलित नहीं है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला किस्सा, ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? तो झाड़ोल में हमने देखा कि झाड़ोल में हम मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व के बारे में पढ़े हैं हिस्ट्री के अंदर। तो झाड़ोल पहला ऑप्शन चित्तौड़गढ़ में स्थित है, या नागौर में, उदयपुर में, या जालौर में। तो झाड़ोल उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। यानी बागोर एवं तिलवाड़ा में कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो बागोर में मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, तो तिलवाड़ा में भी मध्यकालीन पाषाण अवशेष मिले हैं, और यह पशु, जानवर आदि के अवशेष भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो हड़प्पा काल से, लोह युग से, ताम्रकांस्य युग से, पूर्व पाषाण काल से। तो गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताम्र वस्तुएं मिली है और इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। तो ताम्र व कांस्य युग से संबंधित है गणेश्वर सभ्यता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाणिक स्थल है? कालीबंगा ताम्रपाषाणिक स्थल है या नहीं? आहड़, तिलवाड़ा और जसोर। तो ऑप्शन नंबर 2 आहड़ ताम्रपाषाणिक स्थल है और ये उदयपुर में स्थित है, बनास नदी के किनारे। अगला, अब हम पढ़ेंगे पूरा पाषाणकालीन काल के बारे में, यानी कौन सा काल कब तक रहा। तो पूरा पाषाण काल 24,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, और इसके अवशेष किस किस स्थान से प्राप्त हुए? डीडवाना सबसे प्राचीन स्थल, और जायल जो कहाँ स्थित है? नागौर में, और विराटनगर जयपुर में, जबकि भानगढ़ हरसौरा अलवर में, जबकि सोहनपुरा हनुमानगढ़ में, इंद्रगढ़ बूंदी और दर भरतपुर में। यहाँ से पूरा पाषाण काल के संस्कृति के अवशेष मिले हैं। औजार के रूप में क्या मिले हैं, तो हम ये बाद देखेंगे। पहले मध्य पाषाण कालीन देख लेते हैं। मध्य पाषाण कालीन, इसको माइक्रोलिथिक, यानी 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक के अवशेष मिले हैं। ये बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा स्थान बाड़मेर में लूनी नदी किनारे है, और विराटनगर जयपुर में मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले। अगला, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जिसे न्यूलिथिक 5,000 ईसा पूर्व तक, ये आहड़ उदयपुर से, गिलुन राजसमंद से, कालीबंगा हनुमानगढ़ से, सेल्ट, कुल्हाड़ी आदि अवशेष मिले हैं। अगला, ताम्रपाषाण काल। बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर,
बालाथल व उपयुक्त स्थल से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं और ये ज्ञानेश्वर शिखर से भी ताम्रपाषाण के अवशेष मिले हैं। जबकि ताम्रयुगीन सभ्यता, जिसमें सबसे ज़्यादा तांबे की वस्तुएं मिली है, ज्ञानेश्वर सिक्के से और बेणेश्वर डूंगर से भी ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जबकि नंदलालपुरा, किराड़ोत और चीतवाड़ी जयपुर से, जबकि साबणिया, पूगल, बीकानेर से, बुड्ढा पुष्कर, अजमेर, कुराड़ा, परबतसर, नागौर से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पींड, पाड़लिया, चित्तौड़गढ़ से और कोल, माहौली, सवाईमाधोपुर से, मलाह, भरतपुर से, ओजियाना एवं लाछुरा, भीलवाड़ा से। अगला लोह युगीन सभ्यता के अवशेष। नौह भरतपुर से, विराटनगर और जोधपुरा और शांबर जयपुर से, सोनारी झुंझुनू से, रेड़नगर से और नैनवा टोंक से, जबकि बीनमाल, जालोर और नगरी चित्तौड़गढ़, चकचौरासी और तरखानवाला डेरा गंगानगर से लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। अब हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो अब हम अपनी अगली पुरातात्विक सीरीज को शुरू कर रहे हैं और हम उस सीरीज को इसी सीरीज के अंदर जोड़ देते हैं। तो अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो पिछले हमने पढ़ा था कि भागवत संप्रदाय नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ, तो इसमें भी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ होगा, लेकिन उस अभिलेख का नाम क्या है? तो पहला गोसुंडी अभिलेख, दूसरा बुचकला अभिलेख, तीसरा हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, चौथा गठियाला अभिलेख। तो इसमें गोसुंडी अभिलेख से भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है और ये गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसु पूर्व का है, जो चित्तौड़गढ़ से मिला है। और इस लेख में जो भाषा यूज की गई है वह भाषा है संस्कृत, जबकि लिपि ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया है। और गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम में डॉक्टर भंडारकर द्वारा पढ़ा गया है और ये राजस्थान में वैष्णव व भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। और इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव, जिसे यानी कृष्ण की मान्यता, और उसने जो यह अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन किया था वो कैसे किया था। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता जो महाराणा कुंभा द्वारा बनाई गई थी और ये चित्तौड़गढ़ में। तो इसके रचयिता कौन थे? तो सोमदेव, जेता, नापा, अत्रि। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि कवि थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 3 दिसंबर 1466 या विक्रम संवत 1517 में चित्तौड़गढ़ में स्तंभ की गई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोक का सामूहिक नाम है। और इनमें श्लोक 3 से 8 तक बप्पा का वर्णन, फिर हमीर का वर्णन, और यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति सबसे पहले शुरू कवि अत्रि ने की थी और बाद में जब इसके बेटे ने महेश भट्ट ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने रचना की थी? यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो कवि एवं अत्रि ने, केवल महेश ने, कवि अत्रि एवं महेश ने, कवि एवं महेश ने। तो कवि अत्रि यानी कवि और अत्रि एवं महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। अगला क्वेश्चन,
यानी इसमें हम जो प्रशस्ति सामने उसका कार्यकाल है उनसे मिलान करेंगे कि किस काल में कौन सी संबंधित है। तो राय सिंह की बीकानेर प्रशस्ति है, उसका बीकानेर प्रशस्ति का कार्यकाल क्या है? तो ये 1594 है। या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1666 ईस्वी है, यानी इसमें से एक कौन सा सुमेलित नहीं है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1466 और रणकपुर प्रशस्ति 1439। तो इसमें एक असुमेलित है, यानी कि एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही नहीं? तो राय सिंह की बीकानेर प्रशस्ति का कार्यकाल 1594 ईस्वी है, ये सही है। जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कब हुई? 1466 में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोनों की 1466 में रचना हुई है। जबकि रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी में हुई है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? यानी कि उस अभिलेख का नाम बताओ जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो कुंभलगढ़ शिलालेख 1466 में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1466 में, जगन्नाथ राय शिलालेख 1652 ईस्वी में और राज प्रशस्ति 1676 में। तो इसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1466 में, इसकी रचना कवि अत्रि व महेश भट्ट ने की है और इसमें महाराणा कुंभा के लेखन पर अच्छा वर्णन है कुंभा के बारे में। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को महाराजा धीराज की उपाधि, अभिनव भट्टाचार्य की, हिंदू सुल्तान, राय रायण, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु जैसी आदि उपाधियों से पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन चीर व शिलालेख के बारे में सही है? यानी ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। तो चीर व शिलालेख 1233 ईस्वी में रचा गया है या बनाया गया है या उत्कीर्ण किया गया है और ये संस्कृत भाषा में रचित है, यानी पहला ऑप्शन सही। दूसरा, रतन परबर सूरी इसके प्रशस्तिकार है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। रतन परबर सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलन थे, तो ये ऑप्शन भी सही है, इसके शिल्पी देलन थे। चौथा, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो ये गलत है क्योंकि अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख पृथ्वीराज रासो से मिलता है जो नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित था। और ये चीर व शिलालेख उदयपुर में 1273 ईस्वी में, यानी कि विक्रम संवत 1330 ईस्वी में चीरवा गांव के मंदिर की बाह्य दीवार पर स्थित है। इस शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंशी शासकों, यानी जो शिव के सेवक थे, जैसे जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, यानी 3 शासक, तो ये इन्हीं की उपलब्धियों व इन्हीं का उल्लेख है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रत्न परबर सूरी, यानी जो इसके शिष्य रत्न परबर सूरी किसके शिष्य थे? भुवन सिंह सूरी के शिष्य, जिसने इसका उत्कीर्ण यानी इसको बनवाया
और उनके शिष्य पार्श्वनाथ ने इसे सुंदर लिपि में बनवाया और शिल्पी देलड़ ने इसे दीवार पर लगवाया। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। यानी 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। वो कौन थे? गरीबदास, दुर्गा आडा, रणछोड़ भट्ट और केशवदास। तो 17वीं शताब्दी में राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलग इसके रचयिता थे। राज प्रशस्ति 1676 यानी विक्रम संवत 1732। राजसमंद जो विश्व की सबसे बड़ी 25 शिलाओं पर लिखी हुई रणछोड़ भट्ट तेलग के द्वारा लिखी गई है और ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की नोचों की पाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 25 सर्गों में उत्कीर्ण 106 श्लोक की थी। और इससे मालूम होता कि राजसमंद का निर्माण 14 वर्षों में किया गया है। यानी कि 1652 से 1676 तक राजसमंद झील का निर्माण चला और ये भयंकर दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकलवाने के लिए या निकालने के लिए कराया गया था। और हमारे देश की सबसे बड़े शिलालेखों में से पाषाण पट्टिकाएं नौचौकी की पार की ताकों में लगी हुई है और उन पे संस्कृत भाषा में ये रणछोड़ भट्ट तेलग द्वारा राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना की गई है। 17वीं शताब्दी के इतिहास उस समय के विवाह व खेल व शिक्षा मुद्रा आदि पर प्रकाश की पर्याप्त जानकारी मिलती है। और इस राज प्रशस्ति में महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है, लेकिन इसका ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह और राज सिंह के काल के लिए अत्यधिक है, क्योंकि इस राज सिंह प्रशस्ति कार उनके समय जीवित था। यानी जो इस राज प्रशस्ति को लिखा था राज सिंह के समय जीवित था। अगला क्वेश्चन, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? तो रघुवंश तिलक, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बीकानेर प्रशस्ति। तो रणछोड़ भट्ट तेलग द्वारा राज प्रशस्ति की रचना 1676 विक्रम संवत 1732 में की गई। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? तो कुंभलगढ़ शिलालेख में, राज सिंह प्रशस्ति में और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में और जगत सिंह प्रशस्ति में। तो राज सिंह प्रशस्ति में मेवाड़ संधि का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेखों में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया? चीरवा शिलालेख में, सरंग ऋषि का शिलालेख में और अगला है बिजोली शिलालेख में या अपराजी शिलालेख में। तो बिजोली शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया और बिजोलिया का लेख भीलवाड़ा में 5 फरवरी 1170 ईस्वी या विक्रम संवत 1226 ईस्वी में यह लेख बिजोलिया गांव
के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख में अजमेर व सांबर के चौहान वंशी शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली व उनकी उपलब्धियां दी गई है। ये लेख दिसंबर जैन श्रावक लोलक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। इस शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली का यानी दिल्ली को अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन है यानी बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़ का, सिसोदिया का, चौहान का, प्रतिहार का। तो बिजोलिया अभिलेख चौहान शासकों जिसमें से सांबर के और अजमेर के चौहान के जानकारी देता है और ये चौहान वंश से संबंधित है। 1170 ईस्वी में विक्रम संवत 1226 में भीलवाड़ा के निकट ये चौहान वंशीय वत्स गोत्रीय ब्राह्मण शासकों के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा शिलालेख है जिसे ज्ञात होता है कि वह विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? बड़ली शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, नांद शिलालेख और थानवाला शिलालेख। तो वह बिजोलिया शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रह चतुर्थ दिल्ली को अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया है? अजयराज ने, वासुदेव ने, कानड़देव ने, अरुणराज ने। तो वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण बिजोलिया लेख के अनुसार करवाया है। और इसमें ऐसा भी वर्णन है कि बिजोलिया भीलवाड़ा के निकट इसकी उल्लेख मिला है और इस बिजोलिया अभिलेख प्रशस्ति के रचयिता गुणभद्र था। इसमें दी गई जानकारी के अनुसार उस समय के कई स्थानों की जानकारी भी मिली है तथा जैसे जबालीपुर जालोर को कहा जाता है, शाकंभरी सांबर को, यानी इस पुराने नाम मिले हैं उन स्थलों का। श्रीमाल भील को कहा जाता है, बीनमाल को, जबकि विद्यौली बिजोलिया को और मंडल कर मांडलगढ़ को। आदि इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चहमन मिला है चौहान और ऐसा उत्कीर्ण मिला है कि 551 ईस्वी में शाकंभरी के चौहान ने सांबर झील का निर्माण किया था। ये बिजोलिया अभिलेख में जानकारी मिली है। अगला क्वेश्चन, जबालीपुर शाकंभरी श्रीमाल जैसे प्राचीन नाम या प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो आमेर शिलालेख, चीरवा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, संग्रही शिलालेख। तो ये बिजोलिया शिलालेख में जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल आदि प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिला है? तो ये बिजोलिया शिलालेख में मिला है। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो सोमेश्वर का, पृथ्वीराज का, अजयराज का, हरिराज का। तो बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर का काल का है और बिजोलिया शिलालेख पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर का काल का है, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय का पिता सोमेश्वर था उसका काल का है। अगला क्वेश्चन, आबू के अभिलेख
के लेखक कौन थे? शुभचंद्र, पार्श्वचंद्र, करमचंद्र, दीपचंद्र। तो आबू के अभिलेख के लेखक शुभचंद्र था। यानी नेमिनाथ जो आबू के मंदिर की प्रशस्ति यानी 1230 ईस्वी में या फिर इस की रचना विक्रम संवत के अनुसार देखें तो 1287 की है। सोमेश्वर देव यानी शुभचंद्र ने ही इसे सूत्रधार यानी चंडेश्वर ने खोदा। इसको तेजपाल के द्वारा बनाए गए आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथों के मंदिर में लगाई गई थी और इस नेमिनाथ को वास्तुपाल और तेजपाल के वंशजों का वर्णन ये एक परमाणु तथा शासक थे और धारावर्ष आबू के परमाणु में बड़ा प्रसिद्ध और शासक था। अगला क्वेश्चन, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? सोमदेव, नारायण, दामोदर और गजोदर। तो अपराजित के शिलालेख के रचयिता दामोदर था और ये 461 ईस्वी में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख मेवाड़ के गूढ़ शासकों अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। यह लेख मेवाड़ के नागदा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में मिला है। रायसिंह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से, कोटा के शासकों से। तो रायसिंह का संबंध बीकानेर के शासकों से है। अगला क्वेश्चन, रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से, कोटा के शासकों से। तो बीकानेर के शासकों से रायसिंह प्रशस्ति का संबंध है और ये 1594 में इसका उत्कीर्ण किया गया था और ये बीकानेर दुर्ग के निर्माण काल के समाप्त होने के अवसर पर लगाया था। बीकानेर दुर्ग के एक द्वार के पार्श्व में लगी इस प्रशस्ति इसके रचयिता जेता, जायता या जतुता से ज्ञात होता है कि 30 जनवरी 1589 में बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 17 जनवरी 1594 को यानी कि लगभग 5 साल में पूर्ण हुआ था। इस लेख में बीका से रायसिंह तक के बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है और इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया था। बीकानेर दुर्ग लाल स्टोन से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है और इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ भी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? संबोली अभिलेख, घटियाला अभिलेख, बीजापुर अभिलेख, अर्थुना अभिलेख। तो घटियाला अभिलेख जो 1861 ईस्वी में विक्रम संवत 918 जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें प्रतिहार नरेश कुक्कू का यशोगान है यानी कुक्कू के द्वारा घटियाला अभिलेख का बनवाया था और यह कुक्कू न्यायप्रिय व जनहित का संपादक या वीर व साहसी शासक था। उसकी वंशावली रोहिलिद से लेकर कुक्कू तक है यानी घटियाला अभिलेख में रोहिलिद से लेकर कुक्कू तक शासकों के बारे में जानकारी है। ये लेख संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में है। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। किसमें? घटियाला अभिलेख में।
इस अभिलेख का रचयिता मग एवं उत्कीर्ण या सुवर्ण का आकर्षणीय स्वर था। इसे कुकुक ने उत्कीर्ण करवाया था और इसे शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो ओसवालों के आश्रित रहकर जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन, बड़वा ग्राम जो कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो पहला है 5, दूसरा है 3, चौथा है 4, तीसरा है 4, चौथा 7। तो बड़वा ग्राम कोटा से 3 मोखरी अभिलेख युग प्राप्त हुए हैं। बड़वा युग अभिलेख सन 181 ईस्वी कोटा जिले के बड़वा गांव में विक्रम संवत 238 कर्त संवत 295 के लेख युग से मिल है। इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला। और इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है। इसमें मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के एक यज्ञ संपादक था उल्लेख है। इन युग अभिलेखों से देश में बुद्ध धर्म की अवनति एवं हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के संधिकाल में यज्ञादि के पुनरावन की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में कर्त संवत का उल्लेख किया गया है और ये मोखरी वंश के शासकों का सबसे पहला व प्राचीन अभिलेख है। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता है राणा सांगा, कुंभा, महेश और देपा। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता महेश भट्ट थे और ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद में 1466 ईस्वी में उत्कीर्ण हुई है और महेश भट्ट इसके उत्कीर्ण करता थे। और यह कुंभलगढ़ प्रशस्ति देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है और इसमें 68 श्लोक है और ये एक लिंग जी के मंदिर व कुटिला नदी के वर्णन में बड़ी स्वाभाविकता है। और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में चित्रांगताल व चित्तौड़गढ़ तथा चित्तौड़ के वैष्णव तीर्थ रूप होने का वर्णन मिलता है और ये वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इस प्रशस्ति से तत्कालीन मेवाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें गोहिल वंश का वर्णन एवं उनकी उपलब्धि बताई गई है। इस लेख में उत्कीर्णकर्ता के रूप में पहले के राजा जो गोहिल वंशी थे मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक लिंग शिलालेख 1488 का लेखक है महेश्वर जगन्नाथ रॉय, राणा कुंभा, जगत सिंह। तो एक लिंग शिलालेख जिसकी स्थापना 1488 में हुई थी के लेखक थे कौन? महेश्वर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो एक लिंग प्रशस्ति उदयपुर में इसका रचयिता महेश भट्ट यानी कि महेश्वर जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता थे और इसके रचयिता महेश भट्ट इसमें बप्पा रावल के संन्यास लेने एवं मेवाड़ के गोहिलों का वर्णन है। बरली का शिलालेख। अगला क्वेश्चन, बरली जो कहाँ से मिला है? बरली के हमें मिला है अशोक के शासन से संबंधित है। बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है। ये कहाँ से परिस्थित है? पहला ऑप्शन अजमेर में, दूसरा जयपुर में, तीसरा टोंक में, चौथा भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अजमेर में। बरली जी बरली लेख
443 ईसा पूर्व अजमेर में स्थित ये है। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है और ये 35 किलोमीटर दूर बरडी के पास बेलोट माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है।